हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं स्टेट के लिए कंप्लीट हिंदी ग्रामर। ठीक है, तो इसमें आपके जो भी टॉपिक्स मेनली आपके पूछे जाते हैं हिंदी ग्रामर के, वो इसमें हम कवर करेंगे। ठीक है, स्टेट के अंदर। तो देखो, अगर आप में से किसी बच्चे को नोट चाहिए हो तो वो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक हमारा है वर्ण विचार। तो वर्ण होता क्या है? सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि वर्ण क्या होता है। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि, मतलब जो सबसे छोटी ध्वनि होती है भाषा की, जिसको और हम नहीं तोड़ सकते। अगर उससे हम उसे छोटा करेंगे तो कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। ठीक है, छोटे से छोटी इकाई को क्या बोलते हैं? वर्ण। वर्णमाला क्या होती है? जब उन वर्णों को हम एक व्यवस्थित समूह में अरेंज कर देते हैं। तो वर्णमाला में क्या होते हैं? एक तो होता है स्वर, एक होता है व्यंजन। स्वर कितने होते हैं? 11, और व्यंजन होते हैं 33। टोटल मिला के होते हैं 44, 44। ठीक है, लेकिन देवनागरी के अकॉर्डिंग 52 होते हैं। लेकिन आपकी इसमें स्टेटमेंट ने डिटेल में नहीं पूछा जाता, तो जो काम का है हम सिर्फ वही करेंगे। तो आपका इस टॉपिक से हर साल एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, आप PYQ उठाकर देख सकते हैं। तो इसमें मेनली क्या पूछा जाता है कि जैसे हमारे कोई वर्ण है, क है, ख, ट है, वर्णमाला में है, तो ये क्या है कि कहाँ से बोले जाते हैं या कौन से व्यंजन है, कौन से स्वर हैं। ठीक है, इनके कुछ टाइप्स हैं, कुछ प्रकार हैं, उन्हें हमें पढ़ना है। तब सबसे पहले है स्वर। स्वतंत्र रूप से उच्चारण होता है स्वरों का। ठीक है, उसमें होते हैं 3 प्रकार के: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। देखो, इनकी ट्रिक के साथ करेंगे जिससे आपको साथ के साथ याद भी हो जाएंगे। ह्रस्व स्वर में क्या आता है? जो छोटे होते हैं, जैसे ए हो गया, छोटी ई, छोटा ऊ, री, सिर्फ ये 4 हैं। ठीक है, तो आप इन्हें कैसे कर सकते हैं कि आपको ह्रस्व स्वर याद हो गए, छोटा ऊ हो गया, री हो गया, छोटी ई होगी, और ए ई ऊ एंड री, ये 4। जो बाकी बच गए वो किस में आ जाएंगे? दीर्घ स्वर में। देखो, आपको सारे स्वर, सारे व्यंजन तो याद करने ही पड़ेंगे। स्वर यही होते हैं: ए, आ, ई, ऐ, ओ। ठीक है, और क्या बच गए? व्यंजन कौन से हो जाएंगे आपके? क, ख, ग, घ वाले। तो दीर्घ में क्या आ गया? आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, और प्लुत स्वर होते हैं जो 2 से मिलके बने होते हैं, काफ़ी लंबे होते हैं, जिनको बोलने में काफ़ी टाइम लगता है, जैसे ओम। उसके बाद आता है व्यंजन। स्वर की सहायता से उच्चारण करनी पड़ती है व्यंजनों की। ठीक है, इसमें भी इनके कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार, 3 प्रकार के हैं: स्पर्श व्यंजन, अंत्यस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। ठीक है, तो जो स्पर्श व्यंजन है उनमें कौन से आएंगे? इनमें आएंगे हमारे क, ख, ग, जो कि क से लेकर मैं तक, मतलब कवरग, चौवरग, टवरग, तवरग, पवरग। इन्हें क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनके पहले अक्षर से बोला जाता है। अब कवरग में आएंगे क, ख, ग, ग, च, छ, ज, ये चवरग में। ठीक है, अब इनको हमें क्या देखना है कि ये कहाँ से बोले जाते हैं। जब हम इन्हें बोलते हैं तो हमारे जो मुंह है उसमें किस किस चीज़ का प्रयोग होता है? इसमें होठों का हो सकता है, कंठ, मतलब तो क्या है फर्स्ट? कवरग। ये कहाँ से बोला जाएगा? कंठ से। कंठ मतलब जो हमारे गले में होता है, यहाँ पे थोड़ी आपको वाइब्रेशन या फिर आपको क्या बोलते हैं, आवाज़ ही ऐसे, आपको जब आप बोल के देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि क, ख, ग, ग, कि हमारे कंठ से ज़्यादा जोर लगता है, आवाज़ आती है। ठीक है, इसको कैसे ट्रिक से याद कर सकते हैं? क कवरग, क कंठ है। उसके बाद आता है चवरग, च, छ, ज, ये। इसमें क्या होता है? जो हमारा तालु होता है, जीभ कहाँ पे टच करती है? हमारी तालु पे, तालवे का ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, उसके बाद आता है टवरग। देखो, आप इनको बोल के देखोगे ना तो आपका क्वेश्चन वैसे भी सोल्व हो जाएगा। टे, ठे, डे, डैन है। ये होता है मुदरने। मुदरने क्या होते हैं? दांतों के और तालू के बीच में हमारी जो जीभ होती है वो टच वहाँ करती है। उसके बाद आया तवरग, तै, थे, दे, दैन। ये कहाँ पे होता है? दंत, दांतों पे टच करती है हमारी जीभ। आप बोल के देखो, आपको पता चल जाएगा। तै, थे, दे, दैन बिल्कुल अपने दांतों पर टच करेगी। उसके बाद आया पवरग, पै, फै, बै, बै, मैं। ये कहाँ से होते हैं? ओस्ट, मतलब हमारे जो होठ होते हैं वो आपस में चिपकते हैं, टच करते हैं। ठीक है, तो ये थे आपके स्पर्श व्यंजन। उसके बाद आया अंत्यस्थ व्यंजन। ये कौन से हैं? जो इसके बाद नेक्स्ट लाइन है, ये रह, ल, व, और ऊष्म व्यंजन है स, स, है।
उसके बाद आया संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, जो दो से मिलके बने होते हैं, जैसे अक्षय, क और श से। आप इनको याद रखना कि किस किस से मिलके बने होते हैं, आपका डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी आ जाता है। जैसे क्षय अज्ञ है, ये किससे मिलके बना है, जय और अज्ञ से, ठीक है। ये उसके बाद है त्रय और श। उसके बाद आया उच्चारण के आधार पर भी अब इनको डिवाइड किया गया है दो में, एक स्वतंत्री में श्वास का कंपन और एक श्वास प्राण की मात्रा में। अब इनके फिर अगेन दो दो पार्ट हैं, ठीक है। एक है अघोष, एक है सघोष, या फिर डायरेक्टली घोष भी लिखा मिल सकता है आपको। अब आप देखो, ये आप पढ़ लेना, मैं आपको ट्रिक बताती हूँ सिंपल सी। जो अघोष है, अब बिना सॉरी पता है आपको क्या करना होगा, क्या यार निकले बिना रहती नहीं। आपको क्या करना होगा कि अघोष और सघोष में से एक याद कर लो, अल्प प्राण और महाप्राण में से एक याद कर लो, बाकी जो बच के वो आ जाएंगे दूसरे में। मान लो हम याद करते हैं इसमें अघोष को और इसमें अल्प प्राण को। अघोष में क्या आएंगे, क ख च छ ट ठ त ध प फ तथा श श श है। तो श श श है नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, आपको देख के क्या पता चल रहा है कि ये कवरक चवरक के जो भी हैं वो पहले दो अक्षर हैं, मतलब क और ख फर्स्ट टू हैं, ये भी फर्स्ट टू हैं, ये भी फर्स्ट टू, बस लास्ट में जो हैं ये थ्री हैं, स है। उसके बाद जो बच गए ये सभी वर्ग का तो तीसरा चौथा और पांचवा, और उसके बाद ये तो वो थे। उसके बाद एक लाइन और बच गई थी, यह ल व और है बच गया था, वो आ जाएंगे सघोष में। अल्प प्राण में क्या आ जाएगा, पहला तीसरा और पांचवा आ जाएगा। पहला तीसरा और पांचवा कौन सा हो जाएगा, क ग अड़ च ज य ट ड न त द न प ब म, ठीक है। और जो बच गए वो माँ प्राण में। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक। देखो मैं यहाँ पे आपको मोटा मोटा करवाऊंगी ताकि जो आपकी रिवीजन है, एक काइंड ऑफ रिवीजन करवाऊंगी ट्रिक के साथ, ताकि आपको एग्जाम में भी याद रह सके। उसके बाद आए क्योंकि मैं पूरी डिटेल में नहीं जा रही हूँ कि एक टॉपिक को लेके उसको एक एक घंटा करवाऊँ, नहीं, ठीक है। तो ये मत बोलना मैं वो रह गया, मैं सिर्फ मेन चीज़ें बता रही हूँ किसी भी टॉपिक की। अगर आपको डिटेल में चाहिए हो तो आप कमेंट छोड़ देना, मैसेज कर देना व्हाट्सएप नंबर पे, मैं वो टॉपिक डिटेल में करवा दूँगी, ठीक है। तत्सम शब्द कौन से होते हैं, जो संस्कृत में भाषा से जो कि त्यो लिए गए हो, मतलब उनमें कोई भी चेंज ना किया गया हो, जैसे पानी, अग्नि, वृक्ष, वायु, कमल, ये सभी क्या है, संस्कृत के वर्ड। उसके बाद आया तद्भव शब्द। तद्भव शब्द क्या होते हैं, जिनमें थोड़ा बहुत रूप बदल किया गया हो। ये अब हमें क्या करनी है कि इनकी ट्रिक देखनी है कि हमें तत्सम और तद्भव शब्द कैसे पहचानने हैं, क्योंकि आते हैं ना कि इनमें से तत्सम कौन सा है, तद्भव कौन सा है। तो विसर्ग, देखो संस्कृत के शब्द हैं कौन से, तत्सम। अब संस्कृत में हमने 8 तक तो मेनली पढ़ी ही है, तो क्या आएगा, विसर्ग का प्रयोग कहाँ पे होता है, जो संस्कृत के वर्ड होते हैं उनमें, जैसे केशव, बाला, विसर्ग मिला है लास्ट में, मतलब वो तत्सम शब्द है। अक्षय का जिस वर्ड में मिल गया वो भी तत्सम शब्द है, जैसे शीणा, शिक्षा, शिक्षक, क्षेत्रीय, यष्टि, ये सभी क्या है, तत्सम शब्द। उसके बाद री का भी प्रयोग किस में मिलेगा, तत्सम में, जैसे श्रृंगार, मृत्तिका। और अगर हम श्रृंगार को तद्भव में मतलब थोड़ा फेरबदल करके लिखेंगे तो उसमें री की जगह से लिखा मिलेगा, उस पर ई की मात्रा, ठीक है। ऐसे ही चेंज होता है, जैसे मृत्तिका ये तत्सम है, मिट्टी तद्भव है। उसके बाद आया प्राय तत्सम में वह तथा तद्भव में वह मिलेगा, मतलब जो भी संस्कृत के वर्ड लिए गए हैं वैसे के वैसे उनमें क्या मिलेगा, वह मेनली, और तद्भव में वह। ये हर बार नहीं होगा लेकिन मेनली मिलेगा, ये जो पहले 3 थे वो ऐसे के ऐसे मिलेंगे, जैसे पूर्व, विनती, वर्षा। लेकिन अगर हम इसको तद्भव में लिखेंगे तो पूर्व, विनती, बरसात, ऐसे लिखा जाएगा। अब लास्ट क्या है, तत्सम में श तथा तद्भव में स मिलेगा, ठीक है। ये आपके कुछ एग्जाम्पल है। उसके बाद आया रचना के आधार पर शब्द विचार को और भी आगे क्या किया गया है, बांटा गया है। फर्स्ट है रूढ़, सेकंड है यौगिक, थर्ड है योग रूढ़। अब ये क्या होते हैं, रूढ़ शब्द कौन से होते हैं, जिनको हम तोड़ नहीं सकते,
ठीक है, मतलब अगर उन शब्द को अगर हम तोड़ेंगे, उन वर्ड्स को अगर हम तोड़ेंगे तो उनका कोई मतलब ही नहीं बचेगा। जैसे कि एग्जाम्पल है रात। रात को अगर हम तोड़ेंगे रा और तय में, तो ना तो रा का कोई मतलब है ना तय का। ऐसे ही सुबह, अब सुबह को सु बै है लिख देंगे, जैसे कि ये लिख दिया सु बै एन है, तो इनका तो कोई मतलब ही नहीं है ना, कोई मीनिंग ही नहीं निकलता ना। ठीक है, तो वो होते हैं रूढ़ शब्द जिनको हम और ज़्यादा विभाजित नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते। उसके बाद आया यौगिक, जिनको हम दो या दो से अधिक शब्दों में तोड़ सकते हैं। जैसे विद्यालय को विद्या प्लस आल्य, विद्या का अपना मतलब है, आल्य का अपना मतलब है। उसके बाद आया योग रूढ़। योग रूढ़ क्या है, किसी विशेष अर्थ का बोध करते हैं। ठीक है, मतलब जैसे कि पंकज है कमल के लिए, दशानन रावण, दशानन सुनते ही क्या आता है हमारे मन में, रावण। वर्ड तो है दशानन, लेकिन वो बोध किसका करवा रहा है, किसी अन्य का। ठीक है, उसको बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है संज्ञा। देखो, आप डेफिनेशन बचपन से सुनते आ रहे हो, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव का बोध करने वाले शब्द को क्या बोलते हैं, संज्ञा। और संज्ञा के अब मेन हमारा काम क्या है, संज्ञा के भेद, क्योंकि क्वेश्चन तो यहीं से बनते हैं। संज्ञा के भेद कौन कौन से होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, मेन 3 भेद होते हैं, इनको आगे डिवाइड किया गया है। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, व्यक्ति, स्थान या वस्तु के लिए जो यूज की जाए। जैसे रमेश, दिल्ली, रामायण, जो भी व्यक्ति है, व्यक्ति का नाम लगा लो या किसी स्थान का नाम लगा लो या किसी वस्तु का नाम लगा लो, तो वो आएगी व्यक्तिवाचक में। जातिवाचक संज्ञा, देखो इनमें कन्फ्यूजन काफ़ी होती है व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में, तो इसको क्लियर आउट करना। जातिवाचक किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति, प्राणी की पूरी जाति का बोध करवा दे। देखो, एक तो बोले राम, श्याम, निशा, लता, उष्मा। ठीक है, ये क्या है, ये है एक व्यक्तिवाचक संज्ञा के नाम थे। अगर हम बोले लड़का, लड़की, ये क्या है, जातिवाचक। लड़का क्या करता है, चाहे इसमें राम आए, श्याम आए, पूरी जाति का बोध करवाता है, लड़की वाली लड़की। अब जैसे कुत्ता बोल दिया, कुत्ता ये थोड़ी है एक है, उसमें तो सारे आ जाएंगे ना। ठीक है, ऐसे ही। उसके बाद आता है जातिवाचक, कितने प्रकार के होते हैं, 2, समूहवाचक जातिवाचक और द्रव्यवाचक। समूहवाचक में क्या होता है, एक समूह का बोध होता है, जैसे कक्षा, दल, सेना, टीम जैसे लिखते हैं। ठीक है, द्रव्यवाचक में जो द्रव्य पदार्थ होते हैं, जिनको हम वैसे क्या कैसे बताएं, जैसे आप एग्जाम्पल से करो, रुई, चावल, सोना, दूध, ऊन। ठीक है, ये सब किस में आ जाएंगे, द्रव्यवाचक में। अब आता है एक, जहाँ पे से आपके क्वेश्चन भी बनते हैं, जहाँ पे आप कंफ्यूज भी होते हो, जहाँ पे आप फंसते भी हो। व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। देखो, अभी हो तो कि वो व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन उसका यूज कैसे किया जाएगा, जातिवाचक संज्ञा के रूप में। और अगर आपसे पूछे कि ये क्या है, उस जगह पे वो जातिवाचक संज्ञा होगी। जैसे देश में कितना भी भ्रष्टाचार हो, पर हरिश्चंद्र की कमी नहीं है। और हरिश्चंद्र के नीचे आपको अंडरलाइन दे दिया। अब हरिश्चंद्र तो आप सोचोगे नाम है, किसी व्यक्ति का नाम है, तो ये हो गई व्यक्तिवाचक संज्ञा। नहीं नहीं नहीं, ये है आपकी जातिवाचक संज्ञा। क्यों, अभी आप पूरा सेंटेंस पढ़ो और इसका देखो क्या मतलब निकलता है। देश में कितना भी भ्रष्टाचार हो, पर हरिश्चंद्र की कमी नहीं है। हरिश्चंद्र ये नहीं है कि एक पर्टिकुलर इंसान के लिए, वो पूरी उसकी जो हरिश्चंद्र है वो सच्चे इंसान थे, तो जो भी सच्चा इंसान है हर उस कॉन्टेक्स्ट में यूज किया गया है ये। मतलब हरिश्चंद्र की कमी नहीं है, जो सच्चे इंसान है उनकी भी कमी नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है कि यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा। ऐसे ही धन के लालच में आज भी कुछ लोग जयचंद बन जाते हैं। जयचंद, वैसे अगर किसी और जहाँ नॉर्मल क्या था कि जयचंद दिल्ली चला गया, तो ये व्यक्तिवाचक होती है, लेकिन यहाँ जिस कॉन्टेक्स्ट में है वो क्या है, जातिवाचक। तो आपको समझना पड़ेगा कि ये किस तरीके से दिया गया है। उसके बाद आया जातिवाचक का व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयोग। अभी तक क्या था, व्यक्तिवाचक का जातिवाचक में। अब देखो, महात्मा जी ने देश को सत्य व अहिंसा का पाठ पढ़ाया। अब महात्मा जी सुनते ही आपके मन में क्या आता है, महात्मा गांधी। ठीक है, तो क्यों, क्योंकि ये उनके लिए यूज किया जाता है। वरना महात्मा तो हम किसी भी इंसान के लिए यूज करते हैं, कर सकते हैं ना, जो भी लोग महान हैं। लेकिन हमारे मन में तो वही आता है, सेम नेताजी। ठीक है, तो ये क्या है तो जातिवाचक, लेकिन यूज किया गया व्यक्तिवाचक के उसमें। अब आया भाववाचक संज्ञा। गुण, स्थिति, दशा, भाव आदि का बोध करवाता है, जैसे एकता, बुढ़ापा, दुखी, हंसी, एक्स्ट्रा।
और इसको क्या कैसे ट्रिक क्या है इसकी कि भाववाचक होता क्या है, भाव को हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ फील कर सकते हैं, उसको टच नहीं कर सकते। और रचना इसकी कहाँ से हो सकती है, मानव से मानवता, मित्र से मित्रता, स्त्री से स्त्रीत्व, इंसान से इंसानियत। और एक इसकी ट्रिक क्या है, या तो लास्ट में ता मिलेगा या तव मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आया आपका नेक्स्ट टॉपिक है आपका सर्वनाम। तो सर्वनाम क्या होता है, जिसे हम संज्ञा के स्थान पर यूज करते हैं, ठीक है। ये डेफिनेशन आपको पता ही है। तो हमें क्या करना है, इसके मेन जो इसके भेद होते हैं वो करने, क्योंकि क्वेश्चन उन्हीं में से आता है। पहला क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। कितने भेद होते हैं इसके, 6 भेद होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, वक्ता अपने लिए, श्रोता के लिए व किसी अन्य के लिए प्रयोग करता है, ठीक है। मतलब मेनली क्या होता है, जो ह्यूमन बींग्स होते हैं या फिर जैसे हम अपने लिए यूज़ कर ले या किसी और इंसान के लिए यूज़ करें, ठीक है, उनको बोलते हैं। तो इसके भी फर्दर 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में कौन आता है, देखो उत्तम है, सबसे ऊपर हम किसको रखते हैं, खुद को रखते हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर हम किसी की केयर करनी हो तो किसकी करनी होती है, अपने खुद की। तो उसमें क्या आएगा, मैं, मुझे, हम, हमें, ठीक है। उसके बाद आता है मध्य पुरुष, हम हमारे बाद किससे, जो हमारे पास हैं, ठीक है, जैसे तू, तुम, तुम्हें, आप। अन्य पुरुष जो कोई अन्य रह गया, जो हमारे पास नहीं, या फिर कोई ऐसा बंदा जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तीसरे के बारे में, वह, उसे, उन्हें, वे, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो है वो है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है, जब हम किसी भी चीज़ की, वस्तु की, जो हम निश्चित रूप से ये बता सके कि ये वाली, ठीक है जी, इसमें क्या आएगा, यह, ये, वह, वे। ये वो निकट के लिए भी हो सकती है, दूर के लिए भी, ठीक है। जैसे हम काफ़ी दूर खड़े हैं और ये बता दें कि वो स्कूल मेरा है, ठीक है। तो हमें पता है ना कि कौन सा स्कूल, निश्चित रूप से वो वाला स्कूल जिसके साइड हम पॉइंट कर रहे हैं, या फिर उसका नाम लेके बोले कि ये वाला स्कूल, ठीक है। जैसे यह मेरी पुस्तक है, तो यह जो ये है, इससे निश्चय होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम है ये, इसे हमें पता चलता है कि ये वाली स्पेसिफिक बुक क्या किसकी है, मेरी है। थर्ड है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चित वस्तु, व्यक्ति, स्थान का बोध करवाए, जैसे कोई, कुछ, कहीं। मुझे कुछ खाना है, कुछ अनिश्चय ना, कुछ में अगर एक तो वो बोले मुझे सेब खाना है, तो सेब क्या हो गया, निश्चयवाचक हो गया ना, क्योंकि एक निश्चित है कि हाँ सेब ही खाना है, कोई बनाना, रोटी या फिर कुछ और नहीं खाना। लेकिन उसने बोला मुझे कुछ खाना, कुछ क्या खाना भाई, तू नाम तो बता क्या खाना, अभी तो ये कुछ पता ही नहीं, ठीक है। ऐसे ही जैसे बोल दे कि मुझे कहीं घूमने जाना है, कहीं क्या हो गया, अनिश्चय। एक बोले कि मुझे मनाली जाना है, गोवा जाना है, कहीं तो जाना है, लेकिन नहीं, उसने क्या बोला, मुझे कहीं जाना है। तो भाई ये तो अनिश्चय हो गया, कहाँ पे जाना है, ठीक है। उसके बाद फोर्थ जो कि है निजवाचक सर्वनाम, अपने आप का बोध कराने वाला। देखो निजवाचक, निज में मतलब निज मतलब अपना आप का, अपना जाति मामला। निजवाचक सर्वनाम, स्वयं, खुद, अपने आप, वह सारी बात खुद समझ लेता है। कैसे समझ लेता है, खुद समझ लेता है, अपने आप समझ लेता है। वो इतना वो है, अच्छा बच्चा है कि वो सारी बातें अपने आप समझ लेता है, उसे कुछ समझाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो इसमें क्या है, खुद क्या है, निजवाचक। उसके बाद आया नेक्स्ट संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक से आप नाम से ही समझो, संबंध है तो किसी चीज़ क्या, कोई दो चीज़ें हैं उनका आपस में संबंध ही बताएगा ना, कैसे रिलेटेड हैं एक दूसरे से। तो इसमें जैसे जैसे, जो, वो, जो, सो, जिसकी, उसकी, मतलब ये जो आपको बॉक्स में दिखा रखे हैं ना, ये ट्रिक है कि अगर आपको ऐसे वर्ड दिखें तो वो आप डायरेक्ट लगा सकते हो, ठीक है। कई बार ऐसे भी आ सकता है, जैसे उसमें था कि मुझे सेब खाना है, उसमें कुछ कहीं ये वगैरह नहीं थे, लेकिन आपको वो पढ़ के पता चल जाएगा अगर आपको ये अच्छे से ध्यान रहेंगे, ये पॉइंट, ये ट्रिक्स। तो जैसे जो होना था सो हो गया, तो ये आपस में क्या है, रिलेटेड है। अगर हम सिर्फ यहाँ तक लिखें तो इसका तो कोई सेंस नहीं बना, जो होना था तो इसका किससे संबंध है, सो हो गया। तो ये क्या है, संबंधवाचक। उसके बाद आया प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक का सबको ही पता है कि उसमें क्या होगा, एक तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा, या फिर क्या, कौन, कहाँ, मतलब क्वेश्चन करेगा इंसान, क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कौन सो रहा है, कौन नहा रहा है, मतलब ऐसे कुछ क्वेश्चन मिलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कारक। कारक क्या होता है, संज्ञा सर्वनाम
का क्रिया के साथ संबंध बताता है, ठीक है, कि वो काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है, क्या क्रिया कर रहा है, उसका आपस में संबंध बताता है। कौन बताता है? कारक। अब आते हैं इसके मेन चीज़ पे, टॉपिक भेद पे। देखो सभी चीज़ों के जो भेद होते हैं ना वहीं से आता है। ये यहाँ पे आप ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, यहाँ पे क्या होता है, ऑप्शनल है। कोई आपसे ये तो पूछेगा नहीं भाई कि संख्या की परिभाषा बताओ या कारक की परिभाषा बताओ, तो आपको इसके भेद है उनके एग्जाम्पल्स ही करने हैं, क्योंकि यही पूछे जाते हैं मेनली। एक एग्जाम्पल दे देंगे, इसमें कौन कारक है, कौन सा कारक है, ये सब। तो कारक के कितने भेद होते हैं? 8। तो 8 कौन कौन से हैं? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। और इनकी विभक्ति है जो हमसे पूछी जाती है, ठीक है। तो ये करनी है, जैसे कर्ता ने कर्म को, अब ना इनको ऐसे याद करना, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध का के की रारे री, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे ओ। तो आपको थोड़ा मुश्किल लगेगा अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो, वरना आप इसे को ना 2-3 बार ऐसे पढ़ना, आपको ये याद हो जाएंगे अच्छे से, ठीक है। अब देखो आपको से इसमें भी दिख रहा है, सी इसमें भी दिख रहा है, तो इनमें डिफ्रेंसिएशन क्या है? करण से, करण के साथ जो से आएगा उसमें उनका रिलेशन दिखाएंगे उसके द्वारा, और जब अपादान में जब से आएगा अपादान के लिए तो उसमें अलग होना दिखाएंगे, ठीक है। अभी एग्जाम्पल करेंगे तब आपको समझ आएगा। अब इनकी एक बार ट्रिक और देख लो। कर्ता ने मतलब फर्स्ट है कर्ता, इसकी विभक्ति है ने, इसमें क्या होगा? कौन। क्रिया के साथ पर्सन पूछा जाएगा, हमें कौन का आंसर मिलेगा। कर्म में हमें क्या का आंसर मिलेगा, करण में कैसे किससे का आंसर मिलेगा, संप्रदान में किसके लिए किसको आंसर मिलेगा। देखो ये अपादान का बताया, ये अलग होना। संबंध में संबंध दर्शाएगा किसी के साथ, अधिकरण में कहाँ कब का आंसर मिलेगा, और संबोधन का तो आपको पता ही है, ये चिन्ह होता है, ये आपको मिलेगा, इससे आपको समझ आ जाएगा। अब देखो एग्जाम्पल, राम ने खाना खाया, राम ने खाना खाया, ये किसका एग्जाम्पल है? ने आया है, ने किसके लिए था? कर्ता ने, तो ये कौन सा है? कर्ता। राम क्रिकेट खेल रहा है, अब देखो यहाँ पे तो कुछ वो नहीं है, का के से सी, तो कैसे पता चलेगा? अभी मैंने ट्रिक बताई थी, किस चीज़ का आंसर मिलेगा, क्या कौन क्या किससे। अभी हमें देखना है कि ये किस चीज़ का आंसर है। राम क्या कर रहा है? राम क्रिकेट खेल रहा है, तो हमें किस चीज़ का आंसर मिला है? क्या का, और क्या किस में था? सेकंड में, जो कि है कर्म, तो इसमें कौन सा है? कर्म कारक। मैं साइकिल से बाजार जा रहा हूँ, किससे बाजार जा रहा है और किससे किसके लिए था? करण में, साइकिल से बाजार जा रहा है, और इसमें तो से भी आया है। वह पढ़ने के लिए कॉलेज गया, के लिए मतलब संप्रदान। पेड़ से, देखो से एक इसमें भी था, से एक इसमें भी था। पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ से पत्ता गिरा ना, तो पेड़ से पत्ता अलग हो गया, और जो है उपादान में से किससे के लिए होता है? अलग, उससे अलग होने के लिए, तो ये आ गया, ठीक है। रोहन की बहन नीतिका है, की मतलब संबंध दिखा रहा है, संबंध कारक हो गया। कमरे में अंधेरा है मतलब अधिकरण, और ओ लड़के इधर आ, इसमें कौन सा है? ये चिन्ह है संबोधन, तो ये संबोधन कारक हो गया, ठीक है। उसके बाद आता है विशेषण। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या बोलते हैं? विशेषण। और जिसकी विशेषता बताई जाए विशेष्य। देखो ये जो है ना, इसकी डेफिनेशन यहाँ से क्वेश्चन आया है बहुत बार, लेकिन ये डेफिनेशन से भी आया है कि विशेषता बताने वाले को क्या कहते हैं? विशेषण। और जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य। या फिर ये भी आया, आपको एक सेंटेंस दे देंगे और उसमें अंडरलाइन करके पूछ लेंगे ये विशेष्य है कि विशेषण है, ठीक है। तो इसमें देखो कुछ विशेषण के एग्जाम्पल हैं, कुछ विशेष्य के। अब विशेषण क्या है? काली, मेरा, एक, ये सारे क्या है? विशेषण है। और विशेष्य कोयल, घर, लीटर। जैसे कोयल काली है, यह मेरा घर है, 1 लीटर दूध, तो ठीक है। इसमें क्या है? ये विशेष्य हैं जिनकी विशेषता बताई गई है विशेषण के द्वारा। अब एक और डेफिनेशन है परिविशेषण। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द। अब देखो एक तो हो गया विशेषण, एक हो गया देख सबसे पहले है विशेष्य। अगर विशेष्य नहीं होगा तो आप किसकी विशेषण मतलब किसकी वो क्या बताओगे? विशेषता बताओगे। तो सबसे पहले में विशेष्य चाहिए होता है। विशेष्य की विशेषता बताने के लिए कौन है? विशेषण। अब कई बार विशेषण की भी विशेषता बताई जाती है, तो वो क्या कहलाता है? परिविशेषण।
ये तीनों आपको याद रखनी है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आया है आपका प्रीवियस ईयर में, आप देख लेना। ओके, उसके बाद देखो एग्जाम्पल में बताते हैं अब कैसे होता है प्रीविशेषण विशेषण। यह लड़की बहुत सुंदर है। अब देखो सुंदर है, देखो एक तो ये बोले कि यह लड़की सुंदर है, ठीक है भाई, हमें भी पता है सुंदर है, तो ये क्या हो गया लड़की की विशेषता, और ये इसको क्या बोलेंगे विशेष्य। लड़की इसमें हो गई विशेष्य। विशेष्य की विशेषता किसने बताई, विशेषण ने। सुंदर, और कितनी सुंदर है, बहुत ज़्यादा सुंदर है, ये किसने बताई, प्रीविशेषण ने। उसके बाद आया विशेषण के 4 भेद। देखो हमारे घूम फिर के तो हमें आना ही होता है भेद पे, भेद तो हमें करना ही है ना। पढ़ लो बच्चों पढ़ लो, अब तो एग्ज़ाम आ गया है, 1 ही महीना बचा है। हाँ बोलते रहो मैम, एक महीना करते करते 3 महीने हो गए, बट क्या करें, एसएससी है। गुणवाचक विशेषण, गुण दोष आकार रंग दशा का बोध। गुणवाचक मतलब गुण का, दोष का, आकार का, रंग का, दशा का बोध करवाएंगे, ठीक है। कुछ भी देखो, किसी की हम अच्छी चीज़ के बारे में बोले, उसकी बुरी चीज़ के बारे में बदले, वो क्या होता है, उसका गुण ही तो होता है, ठीक है। जैसे जिराफ बहुत लंबा है, अब जिराफ लंबा है बोलेंगे तो लंबा क्या हो गया विशेषण, जिराफ विशेष्य, बहुत परिविशेषण क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा है, लोमड़ी बहुत चालाक है। और इसमें अगर हमें पूछे कि गुणवाचक विशेषण कौन सा है, तो जैसे चालाक, लंबा, ये सब। उसके बाद आया संख्यावाचक विशेषण। अभी देखो सिर्फ इससे तो हम पता नहीं लगा सकते ना, कोई कैसा है, गोरा है, काला है, लंबा है, छोटा है। उसके बाद हमें संख्या की भी ज़रूरत पड़ती है, जैसे सप्ताह में 7 दिन होते हैं। अब उसमें भी आते हैं फिर से निश्चित और अनिश्चित। जैसे देखो एक तो हम बता दें कि बाहर 4 छात्र हैं, हम 5 लोग हैं, सप्ताह में 7 दिन हैं। एक होते हैं अनिश्चित। अनिश्चित में जैसे हम कोई बच्चा मान लो छोटा, उससे पूछ ले सप्ताह में कितने दिन होते हैं, उसे नहीं पता, वो क्या बोल देगा, होते हैं, थोड़े बहुत होते हैं। तो उसने क्या बताया, अनिश्चित बताया ना, थोड़े बहुत कितने भाई, कितने थोड़े कितने ज़्यादा। कुछ दिन बाद घर जाओगे, कितने दिन बाद घर जाओगे भाई, कुछ तो बताओ, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद। तो ये होते हैं अनिश्चित, ठीक है। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक जो कि है, नेक्स्ट टॉपिक नहीं, नेक्स्ट टाइप, नेक्स्ट है परिमाणवाचक विशेषण, जो शब्द मात्रा परिमाण बताए। मतलब देखो पहले जो था संख्यावाचक, उसमें क्या था, संख्या आती थी जैसे 1 2 10 20 100, लेकिन परिमाणवाचक में आपको इसके बाद क्या मिलेगा, साथ में कुछ आपको यूनिट मिलेगी, जैसे मीटर, लीटर, किलोग्राम, ग्राम, ऐसे आपको मिलेगी, ठीक है। तो इसके भी फर्दर 2 भेद होते हैं, निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक, ठीक है। निश्चयवाचक में क्या होता है, एक निश्चित संख्या लिखी होती है, जैसे 3 किलो आटा, 5 लीटर दूध, 4 किलो सेब, ठीक है, ऐसे लिखा होता है। और अनिश्चय में क्या होता है, उसी की तरह ना संख्या नहीं होगी, मतलब 1 2 3 5 ऐसे नहीं लिखा होगा। जैसे घर में बहुत सब्जी है, कितनी सब्जी है भाई, 1 किलो है, 2 किलो है, 3 किलो है, ऐसे आपको निश्चित नहीं बताया, बस बता दिया कि कुछ सब्जी है। उसके बाद आता है सर्वनामिक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण क्या है, इसमें सर्वनाम का प्रयोग होता है संज्ञा की जगह। मतलब ऐसे बोल के कि राम का घर है, तो उसकी जगह मेरा, उसका, इसका, ये सब जो सर्वनाम होते हैं वो यूज़ होते हैं। जैसे वह घर मेरा है, तो वह क्या है, एक सर्वनाम हो रही है, किसकी, संज्ञा की जगह यूज़ हुआ है। देखो सर्वनाम होता है क्या है, जो संज्ञा की जगह पे यूज़ हो। तो सिंपल सी बात है, सर्वनामिक विशेषण में सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है, ठीक है। मेरा विद्यालय बहुत बड़ा है, ऐसे करके। अब देखो विशेषण की अवस्थाएं बता रखी हैं। देखो विशेषण में मेनली क्या होता है, या तो हम किसी की एक विशेषता बताते हैं, या उसकी किसी दूसरे के साथ तुलना करके उसकी विशेषता बताते हैं, या फिर सभी के साथ तुलना कर देते हैं, ठीक है। ऐसे ही होता है ना कि जैसे बोल दिया कि राधिका सुंदर है, एक बोल दिया राधिका निशा से सुंदर है, एक बोल दिया राधिका सबसे ज़्यादा सुंदर है। तो ये होती हैं 3 अवस्थाएं। तो इनको पढ़ते हैं हम, किसको क्या बोलते हैं। सबसे पहली होती है मूल अवस्था, सामान्य विशेषता बताना। जैसे अभी मैंने बताया था ना कि राधिका सुंदर है, तो क्या हो गया, मूल अवस्था। रानी प्रतिभाशाली है, प्रतिभा हो गया विशेषण, और रानी हो गया विशेषण। उत्तर अवस्था, उत्तर अवस्था में क्या होगा, 2 के बीच में तुलना होगी। जैसे रानी माया से प्रतिभाशाली है, रानी और माया के बीच में तुलना हुई है, तो वो होगी उत्तर अवस्था।
उसके बाद आया उत्तम व्यवस्था, एक साथ सबके साथ तुलना कर देते हैं। रानी कक्षा में सबसे ज़्यादा प्रतिभाशाली है, मतलब क्या होगी ये उत्तम व्यवस्था। अब देखो इसमें आपको एक चीज़ और क्या मिली है कि इसमें प्रीविशेषण भी दिया है। देखो रानी कक्षा में सबसे प्रतिभाशाली, एक तो ऐसे बोलते हैं, एक बोला है रानी कक्षा में सबसे ज़्यादा प्रतिभाशाली है। प्रतिभाशाली तो हो गया विशेषण, और प्रीविशेषण इसमें क्या है, ज़्यादा। तो ऐसे आपको जो इतने भी एग्जाम्पल आए या फिर आप PYQ करो तो उनमें देखते रहना है कि ये जो एक पर्टिकुलर चीज़ पूछी गई है, इसके अलावा इसमें और क्या दिया गया है, या जो दूसरे ऑप्शन है उनकी डेफिनेशन या फिर वो क्या है। तो इससे आपके एक साथ कई कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्रिया, किसी काम के करने होने का बोध होना। ठीक है, कि कोई काम कैसे हुआ है, किस टाइम पे हुआ, क्रिया के होने का बाद कि काम के होने का बोध हो, उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया के दो भेद होते हैं, और इस टॉपिक से आपका एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है डेफिनेटली, अकर्मक और सहकर्मक। और इसमें से डायरेक्टली जो मेनली क्वेश्चन आता है ना, वो आता है कि ये आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, इनमें से अकर्मक कौन सी है या फिर सहकर्मक कौन सी है। अभी आपको पढ़ना है अकर्मक क्रिया, क्रिया का फल कर्म पर ना पढ़कर कर्ता पर पड़े। मतलब जो क्रिया हो रहा है, जो कार्य हो रहा है, उसका जो फल है वो कर्म पर नहीं पड़ता, बल्कि जो करता है, जो कार्य करने वाला है, उस पर पड़ता है। अब इसकी ट्रिक क्या है, कौन किससे किसने। अब आप पूछोगे अब ये क्या ट्रिक हुई, कौन किससे किसने। ये ट्रिक है कि आपको जो सेंटेंस मिलेगा उसमें इनका आंसर मिलेगा। अगर आपको उसमें आंसर मिले कौन किससे किसने का, तो आपकी है अकर्मक क्रिया। देखो जैसे बच्चे हंस रहे हैं, तान्या सो रही है, तो कौन सो रहा है, कौन हंस रहा है। ठीक है, तो कौन का आंसर मिला, मतलब अकर्मक क्रिया है। बच्चे हंस रहे हैं, तान्या सो रही है, और इसमें देखो जो क्रिया का फल है हंसना या सोना, उसका किस पर पड़ा है, कर्ता पर, ना कि कर्म पर, क्योंकि वो तो है ही नहीं। अब सहकर्मक क्रिया में क्या होता है, क्रिया का फल कर्म पर भी पड़ता है, जो कर्म हो रहा है उस पर भी पड़ता है। इसका ट्रिक क्या है, क्या और किसको, इसका आंसर मिलेगा इसमें। विशाल पतंग उड़ा रहा है, विशाल क्या उड़ा रहा है, भी पतंग उड़ा रहा है। तो हमें इसको ट्रिक से याद कर लो, कौन किससे किसने, अकर्मक सहकर्मक क्या किसको। ठीक है, तो ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, तो इसमें क्या हो गया, इसमें हो गया ड्राइवर जो गाड़ी चला रहा है, क्या चला रहा है, गाड़ी चला रहा है, तो क्या का आंसर मिला, तो सहकर्मक। अब आता है सहकर्मक के भेद। इसमें क्या होता है, एक तो होता है, दो भेद होते हैं, एक कर्मक, एक होता है द्विकर्मक। एक कर्मक क्या होता है, इसमें सिर्फ एक कर्म होता है। ठीक है, ट्रिक क्या है, क्या का आंसर मिलेगा। देखो इसमें दो ही है, क्या और किसको। क्या का तो आ गया इसमें, और द्विकर्मक में आ जाएगा क्या और किससे, दोनों का साथ में। अब आप पूछोगे इनका क्या मतलब डिफरेंस है, तो अभी आप देखना एग्जाम्पल से आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, पिताजी क्या पढ़ रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं। कौन पढ़ रहा है भाई, पिताजी पढ़ रहे हैं, तो एक ही है ना कर्म, तो कार्य करने वाला कौन है, सिर्फ एक है, पिता। मजदूर पुल बना रहा, कौन पुल बना रहा है भाई, मजदूर पुल बना रहे हैं, है ना। तो कर्म कितने हैं, सिर्फ एक। द्विकर्मक में क्या होगा, दो कर्म होंगे। कैसे, जैसे एग्जाम्पल देखो, नर्स रोगी को कोई दवा खिला रही है, नर्स है, फर्स्ट तो कर्म नहीं हो गया। रोगी को, किसको दवा खिला रही है, रोगी को। नर्स और रोगी दोनों ही क्या है, कर्म। क्यों, क्योंकि नर्स तो खिला रही है, रोगी खा रहा है। माली पौधों को पानी से सींच रहा है। देखो माली और पौधे दोनों क्या है, कर्म है। माली क्या है, पानी दे रहा है, और पौधों पे भी उसका इफेक्ट पड़ रहा है ना, कि पानी उनके अंदर जा रहा है, तो क्या हो गया, द्विकर्मक। अब आया प्रयोग संरचना के आधार पर 6 भेद होते हैं क्रिया के। ठीक है, अब आपको ये 6 भेद करने। सबसे पहला है सामान्य क्रिया, मात्र एक क्रिया का प्रयोग होता है, उसमें सिर्फ एक ही क्रिया होगी सामान्य क्रिया में। जैसे बच्चे गए, आप लिखें, ये क्या होगी, सामान्य क्रिया। अब होती है संयुक्त क्रिया, दो या दो से अधिक क्रिया होती है उसमें। देखो वह चले गए, वह गए भी सिंपल था, वह गए, वह चले गए, ये हो गया संयुक्त, कंप्लीट, एक पूरी अच्छे तरीके से सेंस बनती। बच्चे पढ़ने लगे, शाम रोने लगा, निशांत सोने गया, ये ऐसे दोंगी, दोनों क्रियाएं साथ आएंगी, कंपलसरी हैं। ठीक है, इसकी ट्रिक क्या है, जैसे चले और गए के बीच में, पढ़ने और लगे के बीच में, रोने और लगा के बीच में, मतलब दो क्रियाएं, उनके बीच में और कोई वर्ड नहीं आएगा, सिर्फ वे दोनों ही एक साथ आएंगी क्रिया, उसको बोलेंगे संयुक्त क्रिया। उसके बाद आता है नाम धातु क्रिया, संज्ञा सर्वनाम विशेषण से बनी क्रिया। इसमें संज्ञा और सर्वनाम और विशेषण से मिलके एक क्रिया बनती है। जैसे रंग का रंगवाना, हाथ का हथियाना। इसकी ट्रिक क्या है, आखिर में ना आएगा, जिस क्रिया के लास्ट में ना हो वो संज्ञा सर्वनाम या विशेषण से बनी होती है।
नेक्स्ट है प्रेरणार्थक क्रिया। स्वयं कार्य ना करके दूसरे से कार्य करवाते हैं। देखो आप ऐसे याद करो, प्रेरणार्थक है, प्रेरणा मिलती है हमें कि हमें तो खुद मतलब हम काम करते हैं, ठीक है। हम में चाहे मन हो या ना हो, दूसरे को क्या बोलते हैं, भाई तू तो काम कर, काम करने से ये होगा फिर होगा, उसको बढ़ा चढ़ा के उससे काम निकलवा लेते हैं हम तो अपना, मतलब स्वयं कार्य ना करके दूसरे से करवाना, दूसरे को प्रेरणा देने में तो हम सबसे आगे हैं भाई। जैसे माँ धोबी से कपड़े धुलवाती है, माँ ने काम नहीं किया, माँ ने कपड़े नहीं धोए, माँ ने किसको दिए, धोबी को कपड़े दिए धोने के लिए। तो ये क्या होगी, प्रेरणार्थक। अब इसके भी पार्ट है, एक प्रथम एक द्वितीय। प्रथम क्या है, क्रिया के साथ आ लास्ट में आएगा, जैसे पढ़ाया लिखाया, और द्वितीय है लास्ट में वाया आएगा, जैसे पढ़वाया लिखवाया। जो पढ़वाया लिखवाया आएगा इसमें क्या है, मेनली प्रेरणार्थक आपको अलग ही दिख जाएगी कि हाँ उससे पढ़वाया है, बच्चे से पढ़वाया है या बच्चे से लिखवाया है। अब आया पूर्वकालिक क्रिया, मुख्य क्रिया से पहले। जो मुख्य क्रिया है उससे पहले जो क्रिया आएगी वो क्या होगी, पूर्वकालिक। नाम से ही पता चल रहा है, पूर्व पहले क्रियाकालिक क्रिया से। बच्चे रोकर सो गए, मेन क्या है क्रिया, सोना, क्योंकि उनका सोने का काम, लेकिन क्या करके सोए, रोकर सोए। रानी पढ़कर खेलने चली गई, पहले वो पढ़ी है फिर खेलने गई है, तो पूर्व ये है, मेन ये है। अब आया अनुकरणात्मक। अनुकरणात्मक क्रिया क्या है, जिसके रिपीटेशन ऑफ वर्ड हो, जैसे बड़बड़ाना, हिनहिनाना, खिलखिलाना, ये आपको देखते ही पता चल जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक है विराम चिन्ह। देखो ये तो आपको मेनली पता ही होते हैं, बस जल्दी जल्दी देख लो। पूर्ण विराम जो सिंपल डंडा होता है, जो हम एक सेंटेंस के लास्ट में लगाते हैं, जैसे यहाँ पे हर जगह पे आपको ये देखने को मिल सकता है। अल्प विराम हो गया जहाँ थोड़ी देर के लिए ठहरना, जिसको हम कोमा बोलते हैं नॉर्मली, ठीक है। अब अर्ध विराम आया, एक बिंदु, उसके नीचे कोमा होता है, दो वाक्यों के बीच में संबंध, ठीक है। जैसे मैंने उसे समझाया पर वह नहीं माना। अब मैंने उसे समझाया एक कंप्लीट सेंटेंस है, पर वह नहीं माना ये भी कंप्लीट है, लेकिन इन दोनों को अगर साथ में जोड़ के दिखाएंगे, संबंध बताएंगे, तो इनके बीच में अर्धविराम आ जाएगा। प्रश्नवाचक का आपको सबको पता ही है, क्वेश्चन मार्क आएगा लास्ट में, आपको पता चल ही जाएगा। उसके बाद आया योजक चिन्ह, जो छोटा सा डैश होता है, समानार्थी विपर्यार्थक शब्द युग्मों से होता है, जैसे रात दिन सुबह शाम, जो ये बीच में आते हैं इनको। अब आया विस्मय आदि, शोक हर्ष विस्मय, जैसे इसमें लगाते हैं, जो हमारा संबोधक कारक था उसमें भी लगाया था हमने, तो ये जो साइन होता है ये होता है विस्मय आदि। अब आया निर्देशक, जो निर्देशक है और योजक है उसमें बस इतना ही फर्क है कि ये छोटा है, ये थोड़ा लंबा है। किसी कथन उदाहरण से पहले, जैसे माँ कहती है सदा समय पर काम करना चाहिए, यहाँ पे आएगा, और वो आएगा दो वर्ड्स के बीच में जो समानार्थी विपरीतार्थक है, जैसे दो शब्दों के बीच में कोई वो बताता है ना, उसके लिए। विवरण चिन्ह आया, जैसे दो बिंदु हैं उसके बीच में एक छोटा सा योजक चिन्ह है। उदाहरण उत्तर अंगति पंक्ति के लिए, जैसे संज्ञा के 3 भेद, फिर हम ऐसे लिखते हैं। अब आया उद्धरण चिन्ह, ये होता है कथन को मूल रूप से बोलना, जैसे किसी ने कोई क्यूटोज होते हैं, मेनली क्यूटोज, वो आपको इन कोमाज के अंदर मिलते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो कितने होते हैं उनमें ये नहीं है कि भाई आवाज़ बोल रहे हैं तो हम उनका पास्ट टेंस में लिख देंगे या फ्यूचर टेंस में लिख देंगे, नहीं, वो जैसे उन्होंने बोले थे बिल्कुल वैसे के वैसे लिखे जाते हैं। जैसे महात्मा गांधी ने क्या बोला था, अंग्रेजों भारत छोड़ो, हम ऐसे नहीं कहेंगे महात्मा गांधी ने तो ऐसे बोल दिया था कि अंग्रेज भारत को छोड़कर चले गए या चले जाओ, नहीं, उन्होंने ये लाइन बोली थी, तो यही चलती आ रही है। अब आया कोष्टक चिन्ह, जिनको हम ब्रैकेट्स बोलते हैं, ठीक है। प्रयोग का अर्थ स्पष्ट से वो समझाना, जैसे राजा ने कहा, एक तो हम कह दे राजा ने कहा तुम यहाँ से चले जाओ, तो हमें कैसे पता चलेगा कि राजा ने खुश होके कहा है, दुखी होके कहा है, क्रोध में कहा, तो उसको हम ब्रैकेट में लिख देंगे। जैसे क्रोध से, राजा ने क्रोध से कहा तुम यहाँ से चले जाओ और तुम बच्चों पढ़ाई पर ध्यान दो। अब आया लाघव चिन्ह, ये होता है ऐसे छोटी सी जीरो के जैसा, शॉर्ट शब्द में लिखना होता है, जैसे डॉक्टर, मुनि, मुंशी, ऐसे इनके आगे हम लगा देते हैं ना छोटी सी डॉट। हम मेनली क्या करते हैं, ऐसे कर देते हैं, पर ये बिंदु डॉट नहीं लगानी होती है, थोड़ा ऐसे लिखना होता है। हंस पद, ये ऊपर की तरफ ऐसे छोटी एरो के जैसे होता है, और ये कब यूज़ होता है, जहाँ पे हमारा कोई शब्द वगैरह छूट जाए उसको दिखाने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है समास, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये बार बार कहने की ज़रूरत नहीं है।
दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर नया शब्द बनना उसको समास कहते हैं। अब डेफिनेशन को छोड़ो, इसके एग्जाम्पल कह रही हूँ, इसके भेद पे चलो जो कि हमें पढ़ने हैं। 6 भेद होते हैं। पहला है अव्ययी भाव समास। पहला पद प्रधान, देखो ये हम करेंगे ट्रिक के साथ जिससे आपको बिल्कुल यूँ ऐसे याद हो जाएंगे, ठीक है। अव्ययी भाव समास, पहला पद प्रधान या फिर अवयव होता है। ट्रिक क्या है, उपसर्ग लगा मिलेगा, यथा, नीर, आ, अनु, पर, प्रति, भर, ये जितने भी उपसर्ग हैं या फिर कुछ अन्य उपसर्ग भी हों एक आधा, तो उनको देख लेना। मेनली क्या है, उपसर्ग जिनके आगे मिलेगा लगा वो क्या होगा, अव्ययी भाव समास होगा। जैसे आ जन्म, आ मरण, यथाशक्ति। एक शब्द का कई बार आना, ये सेकंड ट्रिक है कि एक शब्द का रिपीट होना, जैसे रातों रात, हाथों हाथ, दिनों दिन, ठीक है। ये भी क्या है, अव्ययी भाव समास। अब आया नेक्स्ट तत्पुरुष। देखो आप बोलोगे मैम एग्जाम्पल करवा दो, एग्जाम्पल आपको बहुत सी कहीं भी बुकों में मिल जाएंगे या फिर प्रैक्टिस कर लेना, आपका हो जाएगा। मेन है आपका यहाँ पे कंसेप्ट समझना, क्योंकि मैंने बहुत सी वीडियोस देखी हैं यूट्यूब पे, तभी मैंने ये सोचा कि थोड़ी हेल्प हो जाए बच्चों की। कि मैं अपने टाइम पे जब देखती थी तो भी या तो पहले क्वेश्चन करवा देते, थोड़ा सा बता देते, या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन से पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो, फिर प्रैक्टिस करवाओ आपको जितनी करवानी है, या फिर कोई कहीं से उठा के करवा दे, तो वो चलो छोड़ो, उनका अपना तरीका है, बच्चों को समझ में आते हैं तभी देखते हैं भाई, अच्छी बात है। जिसका समझ में आए वो उसका देखो, सिंपल सी बात ये है, आपको जहाँ से फ़ायदा मिले उठाओ आज के टाइम पे। नेक्स्ट है तत्पुरुष समास, दूसरा पद प्रधान, ठीक है। देखो अव्ययी भाव में क्या था, पहला पद प्रधान था और उसमें क्या आएगा, उपसर्ग। अब सेकंड क्या है, तत्पुरुष समास, दूसरा पद प्रधान होगा। ट्रिक इसकी क्या है, दूसरा पद छोटा होगा, जैसे यश प्राप्त, विद्यालय, यश को प्राप्त, विद्या के लिए घर, ये होते हैं। अब तत्पुरुष में क्या है, देखो आपको सिंपल से अभी कारक किए थे 2 मिनट पहले, 2 मिनट मतलब 10 मिनट पहले। कारक कौन से थे, कर्म, करण, संपादान, अपादान, संबंध, अधिकरण, सेम इसमें है, ठीक है। और इसकी पहचान यही है कि जब हम इनको जो समास मतलब जो बना है ना, एक वर्ड बना है 2 वर्ड से मिलके, ये जैसे यश प्राप्त, यश को प्राप्त, भयभीत, भय से भीत, विद्यालय, विद्या के लिए घर, तो इसमें क्या है, ये जो कर्म को कर से संप्रदान के लिए बीच में ये विभक्ति ही मिलेंगी, ठीक है। तो इन विभक्ति से तो आपको डायरेक्ट ये पता चल जाएगा कि ये तत्पुरुष है। आपको ये बहुत कम देखने को मिलेंगे एग्जाम्पल, सिर्फ यही मिलेंगे और आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे धनहीन, धन से हीन, तो ये तो हो गया तत्पुरुष। उसके बाद आपसे कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि तत्पुरुष में स्पेसिफिक कौन सा है, जैसे धन से हीन, से किसके लिए आता है, अपादान के लिए, तो अपादान तत्पुरुष समास है, ठीक है। थर्ड आया क्रमधारय समास, उत्तर पर ये पद आएगा बेटो, उत्तर पद प्रधान तथा दोनों पदों में विशेषण, विशेष्य, उपमान, उपमेय में संबंध, ठीक है। इसमें क्या होगी, एक तरह से कंपैरिजन होता है, मतलब कंपेयर किया जाता है कर्मधारय में। ट्रिक में क्या हो गया, में है जो या के समान, जब हम उसको खोल लेंगे उस वर्ड को तो उनमें ये आएगा में है जो या के समान। जैसे नील कमल, नीला है जो कमल, इसमें क्या हो गया, क्या बोलते हैं, कंपैरिजन हुआ ना, विशेषता बताई है या फिर उसका उपमेय, उपमान बताया है। काली मिर्च, काली है जो मिर्च, चरण कमल, कमल के समान चरण। अब आया नेक्स्ट द्विगु समास, पहला पद संख्यावाचक, सबसे इजी है, आपको पता चल जाएगा देखते ही, पहला पद संख्या में होगा, जैसे 2 राया, त्रिलोक, 2 राहों का समूह, 3 लोगों का समूह, मतलब फर्स्ट जो वर्ड होगा आगे वो आपको क्या मिलेगा, एक संख्या मिलेगी, 2, 3, 4, त्रि, चतुर्भुज, ऐसे। अब आया द्विंद्व समास, दोनों पद प्रधान तथा विग्रह करने पर और तथा या अथवा आएगा, विग्रह जब करेंगे दोनों वर्ड का। अब इसकी ट्रिक क्या है, बीच में योजक चिन्ह, एक दूसरे के विपरीत शब्द होंगे, अच्छा बुरा, ऊंचा नीचा। देखो अभी आपने क्या किया था, व्यय भाव किया था, उसमें क्या था, एक तो वर्डों का रिपीटेशन था, रातों रात, हाथों हाथ, दिनों दिन, लेकिन योजक चिन्ह तो इनके बीच में भी था ना, तो कंफ्यूज मत होना। इसमें तो देखो सेम वर्ड अगेन अगेन रिपीट हो रहा है, ठीक है। जैसे रातों रात है, रात यहाँ है, रात यहाँ है, बीच में योजक चिन्ह है, लेकिन यहाँ पे क्या मिलेंगे, द्विंद्व में अपोजिट वर्ड्स मिलेंगे, ऊंचा नीचा, अच्छा बुरा, ठीक है। अब आया लास्ट बहुब्रीहि समास, कोई पद प्रधान
न ओ तथा तीसरे पद की ओर संकेत करता हो। ट्रिक क्या है, गॉड से रिलेटेड मिलेगा और कोई तीसरा ही उसको संबोधन कर रहा होगा। जैसे दशानन 10 मुख हैं जिसके रावण, लंबोदर लंबा उदर है जिसका गणेश। ठीक है, ये थे आपके समास। बिल्कुल छोटा सा टॉपिक करके बताया, जल्दी से कर लें। नेक्स्ट टॉपिक है आपका संधि, लास्ट टॉपिक है, जल्दी जल्दी करते हैं। निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं, संधि। अब मेन क्या है, कोई भी टॉपिक में जा लो भैया, आपके भेद ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, स्वर संधि फर्स्ट है, स्वर संधि। इसके भी फर्दर पार्ट्स हैं। दीर्घ संधि, जब हर दीर्घ स्वर आपस में मिले। ट्रिक क्या है, बड़ी मात्रा। ठीक है, मतलब क्या बनेगी, बड़ी मात्रा बनेगी, आ बड़ी ई या बड़ा ऊ। परम प्लस अणु। ठीक है, परम प्लस अणु क्या बन जाएगा, परमाणु। अब इसमें क्या आया है, आ आया है, तो ये क्या है, एक दीर्घ संधि है। रवि प्लस इंद्र, बड़ी की मात्रा आई है, तो ये भी क्या है, एक दीर्घ संधि है। भानुद्य, भानुद्य। ठीक है, उसके बाद आते हैं दूसरी, सेकंड जो है वो है गुण संधि। गुण संधि में क्या है आपका, ए आ प्लस ई आई, मतलब मिलके क्या बनाएंगे, ए आ प्लस ऊ औ मिलके बनाएंगे ओ। देखो इसमें अगर आप नॉर्मली करो तो कैसे कर सकते हो, आ ई, अगर आप एक साथ बोलोगे आ ई ए की आवाज़ साउंड आ रही है ना आपको, आ ऊ ओ ऐसे। ठीक है, ट्रिक क्या है, जब आप अगर आपको डायरेक्ट ये दे दे देवेंद्र महेंद्र की, इसमें कौन सी संधि है, तो आप देखोगे ए और ओ की मात्रा आएगी, ए की मात्रा आई है, तो क्या है, गुण संधि। उसके बाद आया वृद्धि संधि। इसमें ए आ प्लस ए आई को मिलके क्या बन जाएगा, आई। ए आ ओ औ को मिलके औ बन जाएगा। ठीक है, ट्रिक सेम, यही जो लास्ट में मिलके बने हैं, सदा एव सदैव, दो मात्रा आई है ना एक, तो क्या बन गया है, वृद्धि संधि। यण संधि आई, ई आई प्लस विजाति। यण संधि में क्या है, ई आई ऊ औ के साथ कोई भी अगर स्वर आ जाए तो वो क्या बनाया जाएगा, ई आई के साथ आएगा तो यह, ऊ औ के साथ आएगा तो वह, री के साथ आएगा तो रे। और इसकी ट्रिक है, अगर कोई भी आपको वर्ड दे दिया उसमें यह वह रे से पहले अगर कोई भी आधा शब्द है तो वो आपकी यण संधि है। जैसे अत्यधिक दे दिया, इसमें यह है, यह से पहले क्या आया है, एक आधा शब्द आया, तो ये क्या है, यण संधि है। व्यापक, फिर यह से पहले आधा वर्ड आया, तो ये क्या है, यण संधि। अब आया अयादि संधि। ए प्लस कोई भी स्वर आया, ए आया, बड़ी ए प्लस स्वर आया, आए, ओ प्लस स्वर आओ, औ प्लस स्वर आओ। और ट्रिक क्या है इसकी, ए ओ औ की मात्रा नेव, कोई भी मात्रा ना हो, सिंपल सा हो सेंटेंस। ने प्लस अयन, नेयन। गई प्लस अ गायक, पो प्लस अन पवन, पवन। ठीक है, उसके बाद आता है व्यंजन संधि। इसकी ट्रिक क्या है, च ज, मतलब क्या होगा, हाफ वर्ड आएगा पहले, और क्या है वो एक आधा होगा, सेम वर्ड होगा, एक आधा एक कंप्लीट। ठीक है, और जैसे सच्ची ना, सच्ची दानंद, सत प्लस चित प्लस आनंद से मिलके बनाइए। उज्ज्वल, उत प्लस ज्वल, मतिका, मत प्लस टीका। अगर हाफ वर्ड आए, जय चे ने टे ले, इसमें क्या होता है, जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो तय आएगा, आधा तय। और अगर ऊपर बिंदु है तो क्या आएगा, आधा में। एग्जाम्पल, संवाद, सम प्लस वाद आ जाएगा। ठीक है, बिंदु के नाम का आएगा मैं, और अगर कोई रिपीटेड है सेम वर्ड जैसे च है तो इसकी जगह आ जाएगा तय। अब थर्ड ट्रिक है, स और ठ सथ बनाएंगे, और श क्या बनाएगा, स। युधिष्ठर, युधि प्लस स्थिर, निष्ठुर, नी प्लस थ्रूर। तो ये थे आपकी कंप्लीट हिंदी ग्रामर। किसी बच्चे को नोट्स चाहिए हो तो वो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकता है। और एक बात याद रखें बच्चे, कॉल नहीं करनी है, सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करना है, तभी आपको आंसर मिलेगा। थैंक यू बच्चों, मन लगा के पढ़ो। अब आपका एग्ज़ाम होप सो आगे पोस्टपोन नहीं होगा, और ऑल द बेस्ट सभी को। थैंक यू सो मच।